हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 इन योर केवाईसी एंड एएमएल कोर्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि बैंक्स के ऊपर क्या क्या रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन लगाई गई हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और अगर आप ये कोर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोर्स की सारी डिटेल्स एंड फुल कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स एंड नोट्स और सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 10 रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक। ओके, तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हमने आई थिंक फिफ्थ या सिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर क्या क्या रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपली कौन सा एक्ट इस चीज को मॉनिटर कर रहा है, कौन सा एक्ट है जो इस चीज के साथ डील कर रहा है, दैट इज योर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट के अंदर बैंक के ऊपर, बैंक और बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्या लगाई गई, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन लगाई गई थी। बट हम अभी मेन किस चीज पे फोकस करने वाले हैं कि बैंक के ऊपर क्या क्या रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन लगाई गई। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि पीएमएलए के अंदर जो पीएमएल आर मीन्स एक्ट के रिलेटेड रूल्स हैं, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि बैंक को डायरेक्टर्स और एफआईयू डायरेक्टर एफआईयू इंडिया को क्या करनी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। और वो इन्फॉर्मेशन कैसी है, रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन चाहे करी, अटेम्प्ट किया गया उसको करने का या एग्जीक्यूट हो गई, जो कि एक पर्टिकुलर नेचर और वैल्यू को क्या करती हैं, मीट करती है। और ये पर्टिकुलर नेचर और वैल्यू कहाँ पे प्रिस्क्राइब करी गई है, रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब करी गई है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करनी है। ओके, तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी है एफआईयू इंडिया को बैंक्स ने। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। ये सारे रिपोर्ट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो हम फटाफट से इनको देख लेंगे। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एफआईयू इंडिया को रिपोर्ट करनी है। सबसे पहले अगर कोई ट्रांजेक्शन 10 लाख से ऊपर वैल्यू तक जाती है वो रिपोर्ट होगी। वो वैल्यू चाहे इंडियन करेंसी में 10 लाख से ऊपर जाए या फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हो रही है बट उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके 10 लाख रुपए से ज्यादा उसकी वैल्यू है तो वो रिपोर्ट होगी। सेकंड, एक होती है कि एक ट्रांजेक्शन ही 10 लाख की होगी। दूसरा आता है सीरीज ऑफ ऑल इंटेग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन। मींस मान लो कि एक बैंक में 1-1 लाख के 10 विड्रॉल हो गए एक ही महीने के अंदर, तो वो ट्रांजेक्शन भी क्या हो जाएगी आपकी, अगर 10 लाख की अमाउंट क्रॉस हो जाती है तो वो भी सीटीआर में आपको रिपोर्ट करनी होगी। इसका मतलब हो गया कि सिर्फ ये नहीं कि आपको सिंगल ट्रांजेक्शन देखनी है, आपको देखना है कि ट्रांजेक्शन कनेक्टेड कैसे है। क्योंकि वी नो कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग क्या करते हैं, लिमिट्स के साथ खेलते हैं। 10 लाख की लिमिट है तो वो नीचे नीचे करके वो ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, घुमा लेंगे। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि 10 लाख से इंटेग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन जो भी है वो आपको क्या करनी होगी, रिपोर्ट करनी होगी विद इन अ मंथ। अगर 10 लाख से अमाउंट ज्यादा जा रही है, रिपोर्ट कब करनी है, मंथली आपको ये रिपोर्ट करनी है बाय द 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मीन्स जनवरी में जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख से ऊपर, ये आपको कब तक रिपोर्ट करनी है एफआईयू इंडिया को, बाय 15th ऑफ फेब्रुवरी। और नहीं करोगे टाइम पे तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी, जो हमने पढ़ा था 10,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी लगती है पर वायलेशन, एक वायलेशन के लिए, राइट। देन फिर आती है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट क्या हो जाता है कि जहां पर आपको डाउट है कि इसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जा सकता है, तो जैसे ही आपको डाउट रेज हुआ उसके 7 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आपको देनी है। फिर आती है काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट। काउंटरफीट करेंसी होगा कि अगर जाली करेंसी नोट्स यूज किए गए हैं या कोई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, चेक हो गया या कोई एफडी का डॉक्यूमेंट हो गया या किसी और तरह के डॉक्यूमेंट हो गए, उसके ऊपर क्या करी गई है, फोर्जरी करी गई है और ऐसी कोई ट्रांजेक्शन सामने आती है तो वो भी मंथ में जितने भी ट्रांजेक्शन आपके नोटिस में आई आपने बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ उसको रिपोर्ट करना है एफआईयू को। देन एनपीओ की ट्रांजेक्शन, जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को 10 लाख से ऊपर अगर, चाहे वो इंडियन करेंसी में चाहे फॉरेन करेंसी में, इक्वलेंट टू 10 लाख अगर उनको कोई अमाउंट की डोनेशन मिलती है तो वो आपको रिपोर्ट करनी है मंथली बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ।
फिर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर अगर 5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन होती है, जहां ओरिजिन इंडिया हो, मीन्स इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, या डेस्टिनेशन इंडिया हो, या इंडिया में आ रहा है, दोनों ही केसेस में अगर 5 लाख से ऊपर की अमाउंट है तो वहां पे आपको क्या करना है, इस चीज को रिपोर्ट करना है, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली रिपोर्टिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कौन कौन सी रिपोर्ट देनी है। फिर अगर डिले होते हैं या आप सबमिशन प्रॉपर नहीं करते हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसको एक वायलेशन माना जाएगा। एंड क्या बोला, ईच डेज डिले इन सबमिटिंग अ रिक्वायर्ड रिपोर्ट कंस्टिट्यूट अ सेपरेट वायलेशन। इस चीज का आप सिग्निफिकेंस समझो। हमने पीएमएलए में देखा, उन्होंने बोला कि पर वायलेशन आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 1 लाख तक की, है ना। और फिर उन्होंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि आपने रिपोर्ट अगर नहीं सबमिट की तो जित या डिले में सबमिट किया तो जितने दिन डिले होगा उतने दिन आपके क्या हो गए, एक सेपरेट वायलेशन हो गया। मीन्स अगर मुझे 15th को करना था और मैंने 21 को सबमिट किया तो कितने दिन आगे बीच में, 16, 17, 18, 19, 20, 6 दिन आगे बीच में। तो यहाँ पे क्या मेरी मानी जाएंगी, 6 वायलेशन मानी जाएंगी, मतलब 6 × 1 लाख, मेरे को 6 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। तो इस तरह से ये चीज वर्क करता है, इसलिए टाइमली सबमिशन इज वेरी क्रूशियल फॉर बैंक। ओके, देन कंसिक्वेंटली नॉन सबमिशन, डिलेड सबमिशन, इनकम्प्लीट रिपोर्ट में ट्रिगर व्हाट, पीनल एक्शन बाय डायरेक्टर एफआईयू इंडिया इंक्लूडिंग मॉनेटरी पेनल्टी। तो वही उन्होंने बोल दिया कि पीएमएलए के अंदर तो वायलेशन होगी, देन एफआईयू इंडिया भी आपके ऊपर क्या कर सकता है, पेनल्टीज लगा सकता है। तो इसलिए आपको इन रिपोर्ट्स को टाइमली सबमिट करने पे ध्यान देना है। फिर प्रॉपर इंटरनल मैकेनिज्म होना चाहिए बैंक्स के अंदर, ताकि वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो कर सके और अच्छे से रिपोर्ट बैंक को सबमिट, एफआईयू को सबमिट करके दे सके। अगर किसी बैंक में प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं है, तब भी क्या हो सकता है, उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। बाय व्हाट, बाय योर डायरेक्टर एफआईयू इंडिया। ठीक है, तो ये आपके ऊपर क्या लगा सकता है, पेनल्टीज फिर भी लगा सकता है। अब आते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के ऊपर। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं जिसमें वो क्या कर रहा है कि हेल्प कर रहा है पीएमएलए मैंडेटेड रिपोर्ट्स को सबमिट करने में। तो ये गाइडलाइंस कहाँ पे प्रोवाइड करी है, मास्टर डायरेक्शन केवाईसी नॉर्म्स के अंदर उन्होंने ये गाइडलाइंस हमें दी है। तो मेनली क्या बोला, रिपोर्टिंग फॉर्मेट एंड यूटिलिटीज। बैंक, आरबीआई क्या करेगा, बैंक्स को बताएगा कि आप किस फॉर्मेट के अंदर रिपोर्ट को जनरेट करो और किस तरह से उस रिपोर्ट को वैलिडेट करो कि वो रिपोर्ट जेन्युइन है या नहीं। ये हो गया, दिस इज योर टेक्निकल पार्ट, इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझने की नीड अभी। जब ये प्रैक्टिकली काम करते हैं कि हाँ रिपोर्ट जनरेट हो गई, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो एक यूटिलिटी है, वो आपको उस एक्सटेंशन में उस फॉर्मेट में निकाल देगी। फिर उसको वैलिडेट करना कि रिपोर्ट में सब कुछ जो जो चीज़ें चाहिए वो है या नहीं। ठीक है, वो सब आ जाता है। देन आता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में क्या होता है कि ऑटोमेशन टूल इंस्टॉल कर दिए कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटीज से डाटा निकलेगा उसको, उसमें क्या होता रहेगा, सबमिट लाइव ट्रांजेक्शन डेटा। मतलब ऑटोमेटेड टूल है कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती रहेगी उस यूटिलिटी के अंदर डेटा ऐड होता रहेगा, आपको रिपोर्ट्स बनानी इजी रहेंगी। देन नॉन कंप्यूटराइज्ड ब्रांचेस को क्या करना है, जो कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड नहीं है उसमें जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डेटा अरेंज करना है। फिर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के केस में बैंक को ऐसा सिस्टम यूज करना है ताकि जो भी ट्रांजैक्शन क्या लग रही है, जो भी ट्रांजैक्शन हमें इनकंसिस्टेंट अपीयर हो रही है, एज पर व्हाट, एज पर कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल और कस्टमर का डेटा, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई ट्रांजेक्शन इनकंसिस्टेंट है तो उसको क्या करना है, रिपोर्ट अपने आप ही वो क्या कर दे, सिस्टम आपका उस चीज को फ्लैग कर दे, उसके लिए रेड रेड अलर्ट रेस कर दे। ठीक है, देन रीजनेबल सस्पिशन मीन्स एसटीआर आपको फाइल करनी है अगर कोई रीजनेबल सस्पिशन है कि इसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है इन्वॉल्व हो सकता है, अमाउंट चाहे कितनी भी हो। ओके, देन आ जाता है कि अबेंडन ट्रांजेक्शन। अगर कोई ट्रांजेक्शन शुरू की
उसको फिर बीच में ही छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं किया, तो उस चीज को भी रिपोर्ट करना है एज सस्पिशियस इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। देन जो भी ट्रांजेक्शन को आप रिपोर्ट कर रहे हो एज अ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, उसकी रीजनेबल डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रोवाइड करनी है। रीजन आपने बताना है कि क्यों आपको लगता है ये ट्रांजेक्शन क्या है, सस्पिशियस है। फिर टाइमली डिटर्मिनेशन, बिकॉज टाइम क्या है, मोस्ट क्रूशियल फैक्टर रहेगा आपका इन रिपोर्टिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, क्योंकि अगर आपने टाइम पे रिपोर्ट नहीं किया तो उसका फायदा नहीं होगा, उस चीज पे एक्शन में भी हम ना ले पाए, राइट। तो अननेसेसरी डिले को अवॉइड करना है। देन अलर्ट इंडिकेटर मींस आईबीआई के गाइडेंस नोट्स के अकॉर्डिंग आपको इंडिकेटर्स लगाने हैं, रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग करनी है, एंड उन चीजों के बेसिस के आपको ऊपर क्या करना है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। और क्या बोला उन्होंने, नो ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब ट्रांजेक्शन रिस्ट्रिक्शन कस्टमर के filing an STR does not justify imposing transaction restriction on customer account। just because आपने एक कस्टमर की ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस माना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या कर दो, उसके ट्रांजेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दो या उसके अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो, क्योंकि हो सकता है आपको सस्पिशन रेज हुआ बट वो जेन्युइन नहीं था, वो एक्चुअल में ट्रू नहीं था, वो कस्टमर की ट्रांजेक्शन ठीक थी, तो इस चक्कर में हम उनका काम भी खराब नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी ऑपरेशंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी, नो टिपिंग ऑफ द कस्टमर मींस कस्टमर को जाके ये नहीं बताना है कि आपकी ये ट्रांजेक्शन क्या हुई है, सस्पिशियस रिपोर्ट हो गया, क्योंकि अगर उसको बता दिया तो फिर सारा पर्पज ही हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, राइट। तो इट शुड बी केप्ट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, ओके। अब काउंटरफेट करेंसी रिपोर्ट, तो जो भी फेक करेंसी नोट्स रिसीव हुए हैं या फिर कोई सिक्योरिटीज जो है उसमें फोर्जरी हुई है, तो इसमें कोई भी आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट एफआईयू इंडिया ने नहीं प्रोवाइड किया कि आप मुझे रिपोर्ट इस फॉर्मेट में दो, आप प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में उनको क्या कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो। फिर आता है एनपीओ ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। एनपीओ ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हो गया कि हमारे जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन किसको मानेंगे हम, जो ट्रस्ट है, सोसाइटी है, रजिस्टर्ड अंडर व्हाट, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 और सिमिलर स्टेट लॉ, किसी स्टेट लॉ के अंदर या नेशनल लॉ के अंदर अगर कोई ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्टर है उसको भी एनपीओ मानेंगे। और कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 8 कंपनी जो बनाई गई है, सेक्शन 8 कंपनी होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं ये, अगर इसमें ऐसी कंपनी बनाई गई है या तो वहां पर भी उसको क्या मानेंगे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे, और इसकी ट्रांजेक्शन आपको क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। फिर आता है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर, तो ऑल क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर जो क्या हो रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं कितना, 5 लाख रुपए को एक्सीड कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया से बाहर जा रहे हो या वो इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है, अगर 5 लाख से ऊपर की अमाउंट है तो उसको क्या करना है, रिपोर्ट हमने करना है, ओके। तो ये समरी टेबल हो गया कि आपके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको एफआईयू को रिपोर्ट करना है। देन आपको रिपोर्ट सबमिट कौन सी करनी है, 5 प्राइमरी रिपोर्ट है, कौन कौन सी, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट, एनपीओ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, ओके। और टाइमलाइंस क्या रहेंगी आपकी, इन बाकी सब में रहेगी नेक्स्ट मंथ की 15, और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में जैसे ही ट्रांजेक्शन आपको आइडेंटिफाई हुई उसके 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। देन डिलेज और नॉन सबमिशन, ईच डे ऑफ डिले विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट वायलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। देन आ जाता है इंटरनल मैकेनिज्म, तो आरबीआई आपको रेकमेंड करता है कि आप किस तरह का इंटरनल मैकेनिज्म बनाओ, एफआईयू इंडिया भी देखता है, और अगर आप नहीं बनाते हो देन आपके ऊपर पेनल्टी लगेंगी। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के बारे में हमने देख लिया कि आपको सॉफ्टवेयर अलर्ट बनाने हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है कुछ भी अगर सस्पिशियन रेज हो रहा है, क्योंकि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में थ्रेशोल्ड लिमिट ना लगाने का रीजन क्या है कि कभी कभी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में क्या करते हैं, वो छोटी छोटी अमाउंट्स को इकट्ठा करके कर देते हैं, तो अगर आपको सस्पिशियन रेज हो रहा है चाहे अमाउंट छोटी सी भी है तब भी आप उसको रिपोर्ट करो। देन काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट, अगर कुछ भी ऐसा रिसीव होता है वो सारी डिटेल आपकी एफआईयू इंडिया को रिपोर्ट करनी है। एनपीओ की रिपोर्ट आ गई, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर की रिपोर्ट आ गई, इसमें लिमिट क्या है, 5 लाख की, राइट।
और एनटीआर में लिमिट क्या है, 10 लाख की। ठीक है, 10 लाख के ऊपर की अगर ट्रांजेक्शन हो वो रिपोर्ट होगी। अब हम देख लेते हैं कि हर एक रिपोर्ट में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो 5 रिपोर्ट है, 5 में से 3 रिपोर्ट्स जो है ना आपकी, वो क्या है, थ्रेशोल्ड के बेसिस पे है। ठीक है, थ्रेशोल्ड के बेसिस पे क्या होगी, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट 10 लाख से ऊपर की रिपोर्ट करनी है, एनटीआर क्या होगी, 10 लाख से ऊपर की रिपोर्ट करनी है, और सीबीटीआर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर 5 लाख से ऊपर की रिपोर्ट करनी है। जहां पे मॉनेटरी लिमिट आ जाती है ना, वहां पर रिपोर्ट जनरेट करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। आप क्या करोगे, सारी ट्रांजेक्शन निकालोगे, उसमें से आपने क्या कर दिया, जो अमाउंट को क्रॉस कर रही है वो डायरेक्टली आपने क्या कर दी, रिपोर्ट में ऐड कर दी। तो ये रिपोर्ट आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली इजी रहता है, राइट। इट कैन बी जनरेटेड सिस्टमेटिकली, कोर बैंकिंग सिस्टम भी आपके लिए ये रिपोर्ट को जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, देन आते हैं रूल बेस्ड और इवेंट ऑफ काउंटरफीट करेंसी नोट। अब जो काउंटरफीट करेंसी की रिपोर्ट है, ये आप थ्रेशोल्ड बेसिस पे नहीं कर सकते, ये सिस्टम नहीं बना सकते। ये तो आपको क्या करना होगा, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन ऐसी कोई आई, आपको साथ के साथ उसको रिपोर्ट में ऐड करना होगा। ठीक है, कि इट रिवॉल्व्स अराउंड व्हाट, इट रिवॉल्व्स अराउंड डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट करेंसी, देन यूज ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट इन कैश ट्रांजेक्शन। मतलब अगर कोई बंदा पैसे निकलवाने आ गया एक चेक लेकर और उसमें साइन उसने फोर्ज किए हुए थे, तो ये सारे ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना। बैंक नीड अ सिस्टम टू फॉरवर्ड ऑल सच इंस्टेंसेस टू हेड ऑफिस, मींस जिस ब्रांच के पास भी ट्रांजेक्शन आई उसने हेड ऑफिस को रिपोर्ट करना है, जो कि फिर उस रिपोर्ट को क्या करेगा, कंपाइल करेगा और एफआईयू इंडिया को सबमिट करेगा। देन आ जाती है नॉर्म बेस्ड जजमेंट ऑफ जेन्युइननेस। जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है आपकी, ये थ्रेशोल्ड बेस पे नहीं है, ना ही ये इंस्टेंस बेस पे है, ये क्या है, जजमेंट बेसिस पे है, कि आपकी जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं है उसको आप क्या करोगे, सस्पिशियस रिपोर्ट करोगे। सो दिस इज नॉट प्योरली रूल बेस्ड, इट इज अ जजमेंट बेस्ड रिपोर्ट। जो जजमेंट किस पे लगती है, legitimacy of the transaction or likelihood that this transaction may serve an illicit purpose। तो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन अगर होती है तो वहां पर हमें क्या करना होगा, क्वांटिटेटिव भी रिव्यू करना होगा कि अमाउंट के बेसिस पे जज करें, एंड क्वालिटेटिव डेटा को भी, मींस ट्रांजेक्शन के बेसिस को, उसके पर्पस को, क्वालिटेटिव डाटा को भी रिव्यू करना होगा टू डिसाइड दैट दिस ट्रांजेक्शन माइट नॉट बी बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, गुड फेथ में या जेन्युइन ट्रांजेक्शन ये नहीं है। जब ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो हमें क्या होगा, सस्पिशन रेज होगा और हम एसटीआर को क्या करेंगे, एसटीआर में रिपोर्ट करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिस्टिंक्ट यूटिलिटी ऑफ वेरियस रिपोर्ट। मींस जो रिपोर्ट हम एफआईयू इंडिया को सबमिट कर रहे हैं उनकी क्या हो सकती है, यूजेज एफआईयू के लिए अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो आपके ये रिपोर्ट है, कैश ट्रांजैक्शन, एनटीआर और सीबीटीआर, ये क्या है, थ्रेशोल्ड बेसिस रिपोर्ट है। इसमें मोस्ट ऑफ द डेटा आपका क्या रहने वाला है, जेन्युइन ही रहने वाला है, बट जस्ट बिकॉज थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है इसलिए वो क्या की गई है, एफआईयू को रिपोर्ट की गई है। तो इसमें क्या होगा, इतना ज्यादा रिपोर्ट होने वाला डेटा नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू व्हाट एसटीआर, जिसमें क्या हो सकते हैं, चांसेस ज्यादा है कि इंफॉर्मेशन जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को पास ऑन की जाए। तो एसटीआर में उन्होंने क्या बोला, एसटीआर इज प्राइमरी ड्राइवर फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग, हेंस टाइमली एंड एक्यूरेट फाइलिंग ऑफ एसटीआर इज क्रिटिकल रिक्वायरिंग। इसलिए एसटीआर में आपको क्या करना होगा, एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग करनी होगी, ड्यू डिलिजेंस बढ़ानी होगी और जजमेंट आपको ध्यान से लेनी होगी उसमें। अब हम देख लेते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को सबमिट करते वक्त बैंक को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो हमने कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में क्या पढ़ा, कि आपको 10 लाख की अमाउंट क्रॉस होने वाली सारी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है। देन आपको क्या करना है, अगर इंटेग्रली कनेक्टेड अमाउंट्स का एग्रीगेट 10 लाख से ऊपर चला गया इन अ कैलेंडर मंथ, तो वो भी आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि इंटेग्रली कनेक्टेड का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो क्या रूल है इसमें, सबसे पहला रूल क्या आ गया कि ऑल द ट्रांजेक्शन शुड इन्वॉल्व कैश। क्यों, क्योंकि रिपोर्ट का नाम ही क्या है, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, तो कैश सब में होना चाहिए।
देन सेम टाइप होना चाहिए, मीन्स सारे या तो डिपॉजिट्स हो रहे हैं या सारे क्या हो रहे हैं, विड्रॉल हो रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि डिपॉजिट और विड्रॉल का एग्रीगेट करके 10 लाख बन गया, वो चीज नहीं। सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, सेम मंथ में होनी चाहिए, और कंबाइंड वैल्यू जो है 10 लाख से ऊपर आपकी जानी चाहिए, तो ट्रांजेक्शन को इंटेग्रली कनेक्टेड मानेंगे, ठीक है। इफ एनी सिंगल ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस 10 लाख, other smaller cash transaction in that month are also included in the CTR. मीन्स अगर एक ट्रांजेक्शन ही 10 लाख से होगी, तो अगर बाकी छोटी मोटी कैश ट्रांजेक्शन भी है, वो भी कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में आपको इंक्लूड करके चलना है, ठीक है। देन आ गया नेक्स्ट पॉइंट का क्या ध्यान रखना है कि एक तो हो गया कि एक ही अकाउंट के अंदर मैं देख रही हूँ, मेरे पास एक कस्टमर है, उसका एक अकाउंट है, उसमें मैं देख रही हूँ कि कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख से ऊपर जा रही है या नहीं, बट मेरा काम का स्कोप यहाँ पे खत्म नहीं होता। मैं देखूंगी कि अगर मेरे पास मिस्टर एक्स का अकाउंट है और मिस्टर एक्स के मेरे पास दो अकाउंट है, एक उसका पर्सनल अकाउंट है, एक उसका बिजनेस अकाउंट है, और दोनों में वो एक्ट पर्सनल कैपेसिटी में ही कर रहा है, तो मैं दोनों अकाउंट की ट्रांजेक्शन को मिला के देखूंगी कि 10 लाख से ऊपर जा रही है या नहीं। तो मीन्स आपको क्या करना है, जस्ट फेस पे नहीं देखना, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लिंक करनी पड़ेगी ट्रांजेक्शन, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोग भी ये चीज समझते हैं। वो चीज क्या करेंगे, आपको ट्रेस ट्रेस करना आपके लिए मुश्किल करेंगे, इसलिए आपको अलग अलग सोर्सेज से डाटा कंबाइन करके रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो सेम कस्टमर एक्टिंग इन सेम कैपेसिटी विल बी रिपोर्टेड। बट मान लो अगर मिस्टर एक्स किसी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में जस्ट एक पार्टनर की तरह एक्ट करे, तो उसका डेटा कंबाइन नहीं किया जाएगा उसके पर्सनल से। बट अगर उसका प्रोप्राइटरी फर्म है, उसका डेटा क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। डिफरेंट पर्पस बाय द सेम कस्टमर आर स्टिल काउंटेड टुगेदर। मीन्स अगर डिफरेंट पर्पस के लिए ट्रांजेक्शन की गई है, बट सेम कस्टमर ने किया, फिर भी उसको काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 लाख का कैश डिपॉजिट कर लिया और 4 लाख का डिमांड ड्राफ्ट कर लिया, अलग अलग पर्पज है, बट 10 लाख कंबाइन करके इकट्ठा हो गया, हम इस चीज को रिपोर्ट करेंगे। देन नोट क्या बोला उन्होंने, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन अंडर 50,000 नीड नॉट बी रिपोर्टेड इंडिविजुअली बट डू काउंट टुवर्ड एग्रीगेट टोटल। मीन्स 50,000 से नीचे की अमाउंट की ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल जो है वो रिपोर्ट नहीं होगी, बट अगर एग्रीगेट में काउंट होती है तो उस चीज को उसको काउंट जरूर किया जाएगा, ठीक है। देन ट्रांजेक्शन बिटवीन इंटरनल अकाउंट में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उस चीज को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा सीटीआर को। अगर किसी और पर्सन को जा रही है, देन ओनली वी नीड टू रिपोर्ट। ब्रांच वाइज रिपोर्ट, सीटीआर क्या होगा, ब्रांच में रिपोर्ट जनरेट होगी, एंड देन ये रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी, इंस्पेक्शन के लिए भेजी जाएगी, और उसके बाद फिर हेड ऑफिस में क्या होगा, इसको कंबाइन करके सबमिट किया जाएगा। In branches not under CBS, the branch compiles and forward its CTR to principal officer, who then arrange final submission to FIU India with a bank-wide summary. Okay. तो समरी हमारी आ गई ये रिपोर्ट्स की कि क्या क्या नेचर की रिपोर्ट्स हमने देनी है, रूल बेस्ड रिपोर्ट कौन सी है, नॉर्म बेस्ड रिपोर्ट कौन सी है, और फिर कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में किस किस चीज का ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं बाकी रूल बेस्ड रिपोर्ट्स। तो सेकेंड रिपोर्ट हमारी क्या थी, एनपीओ की रिपोर्ट्स, दैट इज एनटीआर। ओके, यहाँ पे हमने क्या करना है, कोई भी रिसीट अगर हो रही है, कोई भी डोनेशन अगर रिसीव हो रही है, किसको, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसकी अमाउंट 10 लाख से ऊपर जाती है, तो उसको रिपोर्ट करना है। एनटीआर की डेफिनेशन हमने ऊपर देखी, क्या सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो या कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो एज अ ट्रस्ट या सोसाइटी। ओके, therefore such NPO account need be identified and categorized accordingly। अब FCRA की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। FCRA क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट क्या करता है कि फॉरेन से आने वाले पैसे के ऊपर मॉनिटरिंग करता है कि क्या वो पैसा जेन्युइन पर्पसेस के लिए आ रहा है, क्योंकि फॉरेन से आने वाला पैसा भी हमें ध्यान देना है, कहीं वो लोग हमारे देश में पैसा भेज के टेररिस्ट फाइनेंसिंग करके हमारे देश की सिक्योरिटी को तो नहीं डेंजर में डाल रहे, या वो अपने क्रिमिनल प्रोसीड हमारे पास तो नहीं भेज रहे। इसलिए
सिर्फ बाहर जाने वाले पैसे पे नहीं फोकस करना, जो बाहर से आ रहा है उस चीज को भी मॉनिटर करना है। और ये किसके अंदर होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर फॉरेन करेंसी में आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन रिसीव होती है तो वहां पर आपकी एफआईयू की रिपोर्टिंग तो ट्रिगर होगी, आपकी एफसीआरए की रिपोर्टिंग भी क्या हो जाएगी? ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एनपीओज मे फॉल अंडर एफसीआरए, सम ट्रस्ट रिक्वायर स्पेसिफिक एमएचए अप्रूवल टू रिसीव फॉरेन डोनेशन। फॉरेन से डोनेशन रिसीव करने के लिए अप्रूवल चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का। और एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मस्ट बी डिपॉजिटेड ओनली इन द अकाउंट स्पेसिफाइड इन एमएचए परमिशन लेटर। मीन्स आपको जो परमिशन मिली है उसमें जो अकाउंट उन्होंने बोला है और जितनी अमाउंट तक उन्होंने कैप किया है उतने तक ही आपको कंट्रीब्यूशन रिसीव करने की परमिशन है। देन रहता है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर। इस रिपोर्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि अगर 5 लाख से ऊपर चली जाती है क्रॉस बॉर्डर आपकी ट्रांजेक्शन, चाहे वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड फॉरेन रिमिटेंस हो और किसी भी पर्पज के लिए करी गई हो, अगर आपने 5 लाख से ऊपर आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है तो उस चीज को रिपोर्ट किया जाएगा। कॉमन ट्रांजेक्शन क्या होगी? गुड्स के लिए आपने अगर पेमेंट किया, आप अपने बाहर वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है, लोन दिया आपने नॉन रेजिडेंट को, इन्वेस्टमेंट करी है। लोन बाय नॉन रेजिडेंट टू रेजिडेंट मींस बाहर से आपने लोन लिया है, ठीक है। फिर आ गया मिसलेनियस रिसीट, आपने किसी रिश्तेदार को पैसे भेज दिए, किसी बाहर के रिश्तेदार ने आपको भेज दिया, आपने किसी बाहर वाले रिश्तेदार को भेज दिया, तो ये सारी ट्रांजेक्शन क्या हो जाती है? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में कवर हो जाती है, ठीक है। काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट में आपका क्या आ जाएगा? दैट काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट किस पे अप्लाई हो जाती है? जितनी भी डिटेक्ट हुई ड्यूरिंग द मंथ और कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फोर्स्ड डॉक्यूमेंट और फेक वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो काउंटरफिट नोट्स को कैसे रिपोर्ट करना है? वहां पे आपको मंथली रिपोर्टिंग करनी है बाय फिननेट पोर्टल जो एफआई इंडिया ने दिया गया है, चाहे एक ही काउंटरफिट नोट आपको रिसीव हुआ वो भी करना है। अब काउंटरफिट नोट में एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आप पुलिस को भी सबमिट करते हो और आरबीआई को भी सबमिट करते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों का डेटा जो आपस में क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। मिसमैच अगर आ गया तो बैंक के ऊपर क्या लग जाएंगी? पेनल्टीज लग जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, दैट एक्यूरेसी इज क्रिटिकल। फिर अगर कोई फेक वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फोर्ज डॉक्यूमेंट करके कैश निकलवाने की कोशिश की गई है बैंक से, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है? एफआईयू इंडिया को रिपोर्ट करना है। कोई भी स्पेसिफिक पोर्टल उसके लिए प्रोवाइड नहीं किया गया, इसलिए आप प्लेन टेक्स्ट रिपोर्ट क्या कर सकते हो? एफआईयू में कर सकते हो। अब आ जाते हैं सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स के ऊपर। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स में किन चीजों का ध्यान रखना है? तो क्योंकि ये हमारा क्या रहने वाला है? मेन रहने वाला है एएमएल के फ्रेमवर्क में ये रिपोर्ट, तो इसमें ज्यादा ध्यान रखना है। और रिपोर्ट किस बेसिस पे होगी? किन एसटीआर फाइलिंग यूजुअली रिक्वायर मोस्ट रिसोर्सेज एज इट हिंजेस ऑन। इसमें सबसे ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि ये किन चीजों के बेसिस पे हम रिपोर्ट दे रहे हैं? कस्टमर की ड्यू डिलीजेंस, कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल, ऑनगोइंग जो हमारी मॉनिटरिंग चल रही है, या कोई भी हमने अगर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करी है उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं इस चीज को रिपोर्ट। तो बिफोर वी गो इनटू फर्दर डिटेल, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन, तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझना हमारे लिए जरूरी है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ट्रांजैक्शन किस चीज को बोला है? तो उन्होंने बोला है कि कोई भी बैंकिंग ऑपरेशन लाइक सेल, परचेज, लोन, प्लेज, गिफ्ट ट्रांसफर या उनकी अरेंजमेंट, किसी भी तरह का बैंकिंग ऑपरेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और कोई भी एक्टिविटी होगी लाइक सेफ्टी ब्रोकर से रिलेटेड, फिडिशरी रिलेशनशिप से रिलेटेड, लीगल एंटिटी से रिलेटेड, पेमेंट कुछ किसी भी तरह की, ये सारी आपकी क्या हो जाती है? ट्रांजैक्शन मानी जाती है। टिपिकल बैंकिंग की एक्टिविटी आ गई, और नॉन फंड सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होगी, लाइक लोकर, लीगल एंटिटी सेटअप करना, ये सब कुछ ट्रांजैक्शन माना गया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फिर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन क्या होता है? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में आ गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो पीएमएल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स में दी गई है वो, और उसके अलावा
कैश और नॉन कैश ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन मीन्स कैश या नॉन कैश ट्रांजेक्शन इस पे सस्पिशन रेज हो रहा है, चाहे वो सिर्फ अटेम्प्टेड ही हो, मीन्स आपने शुरू करके रोक दी, फिर भी सस्पिशन अगर रेज हुआ तो वो ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस माना जाएगा। एनी ट्रांजेक्शन इज डीम्ड सस्पिशियस इफ टू अ रीजनेबल पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ, मीन्स कि हम सस्पिशियस किस ट्रांजेक्शन को मानेंगे कि एक नॉर्मल बंदा अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसको ऐसा लगे कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है, मीन्स एक कॉमन पर्सन को भी देखने में पता लग जाए कि नहीं इसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम हो सकता है, या ये अनयूजुअल है, या इस ट्रांजेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता करने का, या ये ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के रिलेटेड हो सकती है। मीन्स अगर एक कॉमन पर्सन को भी देखने में ये समझ आ रहा है तो वो ट्रांजेक्शन आपको रिपोर्ट करनी ही है सस्पिशियस में, ठीक है। अब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के फीचर्स देख लेते हैं हम क्या क्या है। सबसे पहले किस क्राइटेरिया पे डिटरमिन होगा सस्पिशन हमारा, तो ट्रांजेक्शन की वैल्यू क्या है, इररेलेवेंट है, चाहे छोटी से छोटी अमाउंट हो, अगर आपको लग रहा है सस्पिशियस है रिपोर्ट करो। फंड बेस्ड हो नॉन फंड बेस्ड हो, दोनों ही क्या हो जाएंगी, इंक्लूड इसके अंदर हो जाएंगी। एंड उसके बाद की फैक्टर क्या है, रियल पर्पस लुक्स इलेजिटिमेट और इनकंसिस्टेंट विद कस्टमर्स प्रोफाइल, मीन्स जो एक्चुअली में ट्रांजेक्शन का पर्पस है वो लेजिटिमेट नहीं लग रहा, तो इस बेसिस पे सस्पिशन रेज होगा। फिर नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज में लाइक लोकर यूजेज गारंटीज वगैरह में भी आपको इक्वली सस्पिशन मॉनिटर करना है, सस्पिशन रेज होता है तो उस चीज को रिपोर्ट करना है। मीन्स डेली लॉकर यूज, अगर कोई बंदा डेली ही लॉकर यूज करने आ रहा है विद नो अपेरेंट रीजन, वेयर एज ज्वेलर फ्रीक्वेंटली एक्सेसिंग अ लॉकर माइट बी अंडरस्टैंडेबल, मीन्स अगर एक ज्वेलर है वो आ रहा है डेली लॉकर यूज करने तो समझ आ रहा है, बट एक बंदा डेली ही आ रहा है तो वो हमें देखना होगा ना कि वो क्यों आ रहा है, तो वहां पे सस्पिशन रेज होता है। देन आती है ट्रांजेक्शन की वैल्यू, इवन लो वैल्यू ट्रांसफर कैन मैटर स्पेशली लिंक टू टेररिस्ट फाइनेंसिंग, क्योंकि वहां पे होती स्मॉल अमाउंट्स में न्यूमरस स्मॉल अमाउंट ट्रांजेक्शन माइट कलेक्टिवली इंडिकेट एमएल रिस्क, ठीक है। फिर नॉन मॉनेटरी मूवमेंट ऑफ फंड एक्टिविटी विदाउट डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ फंड भी सस्पिशियस हो सकती है। देन अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन स्टार्ट करके आपने उस चीज को क्या कर दिया, अबॉर्ट कर दिया, दैट इज ऑल्सो सस्पिशियस। और कस्टमर, इवन इफ कस्टमर अल्टीमेटली डज नॉट परफॉर्म द ट्रांजेक्शन एसटीआर में स्टिल बी, चाहे कस्टमर ने ट्रांजेक्शन करी ही नहीं, सस्पिशन रेज हुआ तो आपको वो रिपोर्ट क्या करना है, एफआईयू को करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट द कोबरा पोस्ट एपिसोड अंडरस्कोर दैट बैंक कैन फेस पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग एसटीआर इन अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन, मीन्स अगर बैंक ने अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट नहीं करी तो भी पेनल्टीज लग सकती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स की समरी फिर से हम देख लेते हैं कि एनटीआर में क्या होगी, 10 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना है, एफसीआरए भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। देन क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर 5 लाख से ऊपर की, चाहे इनवर्ड रिमिटेंस हो चाहे आउटवर्ड रिमिटेंस हो, किसी भी पर्पज के लिए उसको रिपोर्ट करना है। काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट मंथली देनी है, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन किसी भी अगर फेक डॉक्यूमेंट को यूज करके किया गया तो उसको आप रिपोर्ट करना है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट चाहे एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुई है या अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन है उसमें आपको देनी है रिपोर्ट। देन ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन क्या आ जाती है, किसी भी तरह की बैंकिंग एक्टिविटी, और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में क्या आ जाता है कि जहाँ पे प्रोसीड ऑफ क्राइम इन्वॉल्व है, जहाँ पे कम्प्लेक्सिटी है या पर्पस जो है जेन्युइन नहीं लग रहा। फीचर्स क्या है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में, कि मेनली आपको सस्पिशन रेज क्यों हुआ, उसमें वैल्यू का कोई रोल नहीं है, किस बेसिस पे मतलब कंप्लीट हुई या नहीं हुई, वैल्यू कितनी है, कैश है ट्रांजेक्शन या नॉन कैश है, ये बाद में आता है। सस्पिशन रेज हुआ है तो आपको क्या करना है, एसटीआर देना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। देन ये हमारा रिपोर्ट्स का टॉपिक हो गया खत्म कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी है एफआईयू इंडिया को। अब हम देखेंगे ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग कैसे करनी है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव एंड नॉर्म्स फॉर मॉनिटरिंग, कोई हमने ये पढ़ा कि आपको कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस करनी है उसके रिस्क के बेसिस पे, एंड कभी भी आपको वन टाइम करके छोड़ना नहीं है, इट शुड बी
ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, ताकि आप जो है एएमएल में क्या रहो, आप आपके रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट रहे एएमएल के अंदर। तो मॉनिटरिंग में दो पर्पस क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंसी चेक कि हर ट्रांजैक्शन जो है कंसिस्टेंट है विद द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर, और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग जो है फैसिलिटेट सबमिशन ऑफ, जब आप कंटिन्यूसली चेक करते रहते हो तो आपके लिए रिपोर्टिंग करना भी क्या रहता है, आसान हो जाता है। अब ट्रांजैक्शन मॉनिटर करते वक्त आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए आप हर एक कस्टमर के ऊपर सेम लेवल का डिलीजेंस नहीं लगा सकते हो। आपको क्या करना होगा, रिस्क बेस्ड अप्रोच अप्लाई करनी होगी एज रिकमेंडेशन बाय एफएटीएफ। मींस आप कस्टमर को कैटेगराइज कर सकते हो, लाइक हाई रिस्क कस्टमर कौन से हैं, लाइक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन इज हाई रिस्क, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट, जो कॉम्प्लेक्स मतलब स्ट्रक्चर है उनका, या मल्टी कंट्री बिजनेसेस हैं, ये नॉर्मली क्या हो गए, आपके हाई रिस्क कस्टमर हो गए, और यहाँ पर आपको स्क्रूटनी को क्या करना है, इनहेंस करके ही रखना है। फिर कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं, सारे सर्विसेज पे मत करो, बट इन चीजों पे आपको क्या करना है, क्लोजर रिव्यू देना है। उसके बाद आते हैं अदर सिनेरियो। अदर सिनेरियो मीन्स बाकी नॉर्मल आपको ऐसे लगा कि कोई ट्रांजेक्शन हो रही है जो कि अनयूजुअल है या कॉम्प्लेक्स है, या बिल्कुल ही थ्रेशोल्ड के पास पास की हुई है ट्रांजेक्शन। उसके बाद आ गया कि कैश ट्रांजेक्शन इनकंसिस्टेंट विद कस्टमर्स यूजुअल एक्टिविटी, मीन्स यूजुअल एक्टिविटी से इनकंसिस्टेंट अगर कुछ ट्रांजेक्शन होती है तो वहां पे भी रिस्क हाई हो जाता है। तो इस तरह से रिस्क बेस्ड अप्रोच लेके आपको कस्टमर की डिलीजेंस करनी है, सारे कस्टमर के ऊपर इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है। देन हाई टर्नओवर और वेरी क्विक मूवमेंट ऑफ फंड इन एन अकाउंट नॉट मैचिंग इट्स टिपिकल बैलेंस, ये भी क्या हो गया, इस केस में भी आपको मॉनिटरिंग इंक्रीज करनी होगी। अब मॉनिटरिंग के मेथड क्या हो सकते हैं, बैंक क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे अलग अलग टेक्निक का, बट थ्री मेन मेथड क्या आ जाएंगे उसमें। सबसे पहले आ जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, कि बैंक क्या करेगा, जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है ट्रांजेक्शन को। तो सबसे पहला हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड चलने वाले हैं। देखो इसमें क्या होगा कि ब्रांचेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें स्टाफ नोट कर सकते हैं कि कुछ तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है, कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, कस्टमर के बिहेवियर के बेसिस पे। तो एक बेसिस ऐसा बैंक को डेवलप करना होगा कि जैसे ही सस्पिशन रेज हुआ उसको क्या रिपोर्ट कर सके, एएमएल सेल को रिपोर्ट कर सके, ताकि वो उस चीज को फर्दर एनालाइज कर सके, ठीक है। And this approach is vital for identifying attempted transaction once not completed yet suspicious, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बैंक के अंदर होना क्या है, इंपॉर्टेंट है। कुछ इंडिकेटर की एग्जांपल दी गई है एज पर आईबीए गाइडलाइंस, तो वो क्या है, देखो, अगर एक कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया टू ओपन अकाउंट अपॉन लर्निंग अबाउट केवाईसी नॉर्म, तो ये एक सस्पिशन रेज करता है कि इसने अपनी आइडेंटिफाई हाइड करने की कोशिश क्यों करी है। या अगर एक कस्टमर से फंड्स का सोर्स पूछा तो उसने उस ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया, अबेंडन कर दिया, मीन्स ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, बट सस्पिशन रेज हुआ ना यहाँ पे, इसलिए इसको रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। देन अ कस्टमर इज कंसिस्टेंटली अकम्पनीड बाय अनरिलेटेड इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद आ गया कि कस्टमर के आईडी डॉक्यूमेंट जो है वो ऑल्टर्ड लग रहे हैं या फोर्स लग रहे हैं, या फिर यूज ऑफ कम्प्लेक्स लीगल स्ट्रक्चर, और मीडिया रिपोर्ट लिंक द कस्टमर टू क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो इस तरह की चीजों का अगर ऐसी चीजें अगर ब्रांच बेसिस पे नोट होती हैं देन उसको क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए एमएल सेल को फॉर फर्दर इवेल्युएशन। देन आता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पर क्या आ रहा था कि जो भी ऑपरेशन टीम है दे हैंडल सेल्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन, तो उनको क्या करना होगा, कंप्लायंस को ध्यान से रखना होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लायंस हो रही है, एंड रिस्क जो है हम प्रॉपरली चेक कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या आ गया कि हमारा ही स्टाफ क्या करे, अच्छे से फॉलो करके चले, ताकि आगे चल के कुछ रिस्क मतलब रिस्क को हम रिड्यूस कर सके ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। देन इंटेग्रेटिंग अ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग परस्पेक्टिव एट दिस लेवल सिग्निफिकेंटली इनहेंसेस ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस। मीन्स अगर आप इनिशियल लेवल पे ही बहुत ध्यान से चलोगे तो आपका इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन एक्सेप्शन रिपोर्ट बेस्ड मीन्स एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होगी कि आपने अनदर टेक्निक टू जनरेट एक्सेप्शन रिपोर्ट फ्रॉम कोर बैंकिंग सिस्टम और अदर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन
मीन्स ये क्या करेगा, एक्सेप्शंस को हाईलाइट करेगा। मतलब कि अगर एक कस्टमर के अकाउंट में हर महीने 50,000 की डिपॉजिट आ रही है एंड सडनली 10 लाख की आ गई, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन होगी, एक अलग सी ट्रांजेक्शन होगी। तो ऐसी चीजों को रिपोर्ट करेगा, आपको खुद प्रोवाइड करके देगा। कंपेयर फ्लैग ट्रांजेक्शन अगेंस्ट कस्टमर्स नॉन प्रोफाइल एंड हिस्टोरिकल एक्टिविटी एंड conduct additional inquiry to confirm if transaction is legitimate or could be suspicious। तो इस तरह से एक्सेप्शन रिपोर्ट आपको देनी है। देन एएमएल सॉफ्टवेयर बेस्ड, तो सॉफ्टवेयर के बेसिस के ऊपर भी, मतलब मैनुअल ओवरसाइट भी हो सकता है, तो उसके बाद हमारे हम किसकी यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की यूज कर सकते हैं, ताकि वो सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होगा कि मतलब इतने सारे डेटा में से वो देख लेगा कि कौन सा अनयूजुअल है, कौन सा हाई ट्रांजेक्शन है, कहीं कहाँ पे प्रॉपर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, तो वो चीज़ें वो हाईलाइट करके दे देगा आपको सॉफ्टवेयर। ठीक है। बैंक डिप्लॉय स्पेशलाइज्ड एमएल सॉफ्टवेयर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जहाँ पे वो सारी ट्रांजेक्शन की कवरेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। रूल के बेसिस के ऊपर वो सस्पिशियस पैटर्न को एनालाइज कर रहा है एंड मल्टीपल प्रोडक्ट को लिंक कर देता है। जब एक मैनुअली हम काम करते हैं, हम शायद भूल जाएं कि ये कस्टमर का वो भी अकाउंट है, बट एक सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो एक कॉमन फैक्टर के बेसिस के ऊपर उस कस्टमर के सारे प्रोडक्ट, लोन्स, डिपॉजिट, एफडी, इन्वेस्टमेंट, सब चीज़ों को मिलके क्या कर लेगा, एनालाइज कर लेगा। ठीक है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। देन RBI's KYC direction require bank to have robust software that trigger alert for transaction inconsistent with customer category or profile. Banks, the specific choice of AML software, its feature depends on कि बैंक का पोर्टफोलियो क्या है, ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम क्या है और कस्टमर बेस कैसा है। तो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग का, कि प्रोफाइल की कंसिस्टेंटी बनी रहे और रिपोर्ट प्रॉपरली हम करते रहे और रिस्क बेस्ड अप्रोच करके हम कस्टमर को एनालाइज करें एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड मॉनिटरिंग हो, कि कस्टमर का बिहेवियर हम नोटिस करें कि अनयूजुअल बिहेवियर तो नहीं हो रहा, या कोई अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन है अगर, उसको भी हम क्या करें, रिपोर्ट करें। एक्सेप्शन बेस्ड रिपोर्ट बेस्ड मॉनिटरिंग मीन्स अगर कुछ डेविएशन आ रही है तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। एएमएल सॉफ्टवेयर को यूज करके आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, ताकि हमसे अगर इन मैनुअली कुछ चीजें मिस हुई हैं तो सॉफ्टवेयर उस चीज को कैच कर पाए। ठीक है। देन रहता है रूल बेस्ड रूल्स फॉर जनरेशन ऑफ अलर्ट, मीन्स सॉफ्ट एएमएल सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर अलर्ट जनरेशन के रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स आप जैसा चीज उसको ट्रेन करोगे वैसे ही रिपोर्ट आपको निकाल के देगा, तो इसलिए रूल्स को कैसे बनाना है उसके रिगार्डिंग हम गाइडलाइंस अब देखने वाले हैं। तो आरबीआई ने क्या किया है, आईबीए के वर्किंग ग्रुप के कुछ रूल्स अडॉप्ट करने के लिए बैंक को बोला है। लाइक उसमें क्या क्या रहता है, मैचिंग कस्टमर डिटेल विद वेरियस वॉच लिस्ट। ठीक है। अलग अलग जगह की कस्टमर का नाम कहीं किसी वॉच लिस्ट में तो नहीं है, चाहे वो यूएपी की हो या फिर यूनाइटेड नेशन की हो, इंटरपोल की हो, कि उसको कहीं ऐसे किसी क्राइम के रिलेटेड तो नहीं बंदे का नाम लिंक्ड आ रहा। ठीक है। या हाई वैल्यू डिपॉजिट विड्रॉल इन अ सिंगल डे और मंथ, ये चीज़ों को आपको इसके रिगार्डिंग रूल बनाना है। देन सडन लार्ज ट्रांजेक्शन नॉट कंसिस्टेंट विद कस्टमर पास्ट पैटर्न, ये अलर्ट होना चाहिए। फिर और क्या अलर्ट रेज होना चाहिए, कि अगर कोई न्यू अकाउंट हो रहा है, एक न्यू अकाउंट ही हो रहा है ओपन और उसी में अनयूजुअली हाई एक्टिविटी हो रही है, जितनी कि एक न्यू नॉर्मल अकाउंट में नहीं होती। फिर अगर कैश ट्रांजेक्शन को स्प्लिट कर रहा है तो ये चीज इसके रिगार्डिंग रूल होना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन हाईलाइट हो। और कौन से ट्रांजेक्शन हाईलाइट करे, कि अगर ट्रांजेक्शन रूट करिए जा रहे हैं अलग अलग अकाउंट्स में, या स्मॉल रिपीटेड विड्रॉल्स हो रहे हैं, लार्ज डेबिट बैलेंसेस निकल रहे हैं। ठीक है। और फॉर ऑन क्रेडिट कार्ड, या लोन रिपेमेंट हो रही है कैश में, और या फिर कोई लार्ज डिपॉजिट होगी, अर्ली क्लोजर हो गया, फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इन सेफ डिपॉजिट लॉकर। तो इस तरह की जो भी ट्रांजेक्शन है इसको क्या आपने करना है, रूल बना के एएमएल सॉफ्टवेयर में आपको फीड करना है, ताकि जब जब ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हो वो साथ ही क्या कर दे, उस चीज को अलर्ट बैंक के लिए रेज कर दे। फिर इसी तरह रूल बनाने हैं किसके लिए, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन को
कवर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का काफ़ी पोर्शन क्या है, ट्रेड बेस्ड है, ग्लोबली ज़्यादा ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग को ही यूज़ कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ों के रूल बना सकते हैं कि इनवर्ड रिमिटेंस साथ ही विड्रॉ कर ली, इस चीज़ का अलर्ट रेज होना चाहिए। कस्टमर का बिजनेस अगर हाई रिस्क में है सेक्टर में, तो वहां पर आपको क्या करना है, हाई अलर्ट रेज करना है। देन brief account life cycle used only for advanced remittance, amount of advance not aligned with the typical trade practice, means एक पर्टिकुलर सिमिलर ट्रेड में इतना एडवांस जो है रिक्वायर्ड नहीं होता, तो वहाँ पे सस्पिशन रेज होना चाहिए। इनटेंजिबल गुड्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन अगर हो रही हैं, तो इस तरह की एग्जांपल इन्होंने बहुत सारी दी हुई हैं कि रेपिटेटिव एक्सपोर्ट विद सेम हाई वैल्यू आइटम, unclear value or quantity of goods, missing originator और beneficiary detail in wire transfer, इस तरह के सस्पिशियस जो भी होते हैं ये सारे आपको रूल एएमएल सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करने हैं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को, ताकि उसके रिगार्डिंग वो हमें क्या कर सके, अलर्ट रेज करके दे सके साथ ही, और हम मनी लॉन्ड्रिंग को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। देन की पॉइंट हमारा क्या है, हो गया कि डेटा कैप्चर करने के लिए एएमएल सॉफ्टवेयर में स्क्रूटनी रिक्वायर्ड है, और उसको इफेक्टिवली करने के लिए किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर रूल्स उसमें एंटर करो, ठीक है। एनालिसिस ऑफ अलर्ट, तो जो भी अलर्ट एएमएल सॉफ्टवेयर दे रहा है वो सारे अलर्ट ज़रूरी नहीं है कि वो जेन्युइन हो, तो उसमें उसको फिर फर्दर एनालाइज करना है कि उसमें से कौन कौन से जेन्युइन है और कौन कौन से के ऊपर एक्शन लेने की नीड नहीं है। एएमएल एनालिस्ट को क्या करना होगा, मस्ट रिव्यू ईच अलर्ट इन लाइट ऑफ कस्टमर प्रोफाइल, कि कस्टमर प्रोफाइल के हिसाब से ये चीज़ ओके है या नहीं है, हिस्टोरिकल पैटर्न की पहले भी ऐसा हुआ है या नहीं, या एनी एसोसिएटेड रिलेशनशिप। फिर ये रिव्यू से हमें क्या पता लग जाता है कि कौन से ट्रांजेक्शन लेजिटिमेट है एंड कौन से क्या है, सस्पिशियस है, ओके। देन फाइन ट्यूनिंग ऑफ अलर्ट जनरेशन, मीन्स आपने जो एएमएल सॉफ्टवेयर को रूल्स दिए, उसने रिपोर्ट बना दी, अब हम रूल्स को क्या करने वाले हैं, फाइन ट्यून करने वाले हैं, उसमें फर्दर डिटेल ऐड करने वाले हैं, ताकि हमारी रिपोर्ट क्या बने, अच्छी बने। उसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वाइट लिस्टिंग, मीन्स अगर एक अकाउंट हमें पता है, काफी टाइम से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें पता है कि वो जेन्युइन है, उसमें कुछ भी फेक ट्रांजेक्शन नहीं होती, तो उस अकाउंट को वाइट लिस्ट कर दिया, ताकि उसमें ऐसी ट्रांजेक्शन जनरेट करके, रिपोर्ट जनरेट करके वो हमारा काम जो है ज्यादा ना बढ़ाए, इसलिए आप वाइट लिस्ट कर सकते हो अकाउंट को। रूल्स मैनेज कर सकते हो कि रूल्स को अच्छे से मैनेज करके उसमें एंटर करना, ताकि अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अब सेम जैसे बैंक क्या करता है, बैंक अलग बहुत डिफरेंट सर्विसेज दे रहा है, तो जो एक पर्टिकुलर, जैसे अगर लोन एडवांसेस के रिगार्डिंग जो मनी लॉन्ड्रिंग के अलर्ट होंगे, वो सेम नॉर्मल बैंकिंग के ट्रांजेक्शन में अप्लाई नहीं हो सकते, तो टेलर बेस होना चाहिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर रूल्स, ठीक है। देन कस्टमर के रिस्क के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, रूल्स जनरेट करने होंगे। अगर एक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, उसके ऊपर हाई मॉनिटरिंग है, तो वहां पे रूल हम अलग अलग आएंगे एज कम्पेयर टू एक पर्सन जिसको जस्ट एक सैलरी की इनकम रिसीव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल के बेसिस के ऊपर भी आप रूल लगा सकते हो, ताकि आपकी रिपोर्ट जो है वो अच्छी निकले, ठीक है। मीन्स उसमें जितनी आपकी गलत इन्फॉर्मेशन ना हो, तो वो रिपोर्ट बैंक के लिए क्या होगी, बेटर रहेगी। देन अगर रूल्स कैन ऑल्सो वेरी बाय ज्योग्राफिकल और सेक्टर स्पेसिफिक फैक्टर, मिनिमाइजिंग इरेलीवेंट अलर्ट और रिड्यूसिंग फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। कि ज्योग्राफिकली भी आप कर सकते हो कि इन एरियाज में आपको क्या करना है, ज्यादा अच्छे से मॉनिटर करना है ट्रांजेक्शन को। थ्रेशोल्ड भी सेट हो सकता है कि नंबर ऑफ अलर्ट इज ऑफन टाइड टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इन ईच रूल, कि आप हर रूल में बता दो कि अगर वैल्यू इतने से ज्यादा होती है तो आपको इस चीज को अलर्ट हमें रेज करके देना है। देन डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड रिक्वायर्स व्हाट, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। आप थ्रेशोल्ड ऐसे निकालोगे पुराने डेटा को एनालाइज करके कि कितनी अमाउंट तक क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्मली करी जा रही है, तो वैसे डेटा को करके आप क्या करोगे, थ्रेशोल्ड करोगे। इसका मेन पर्पस क्या है कि एक ऐसे रूल्स को एक पर्टिकुलर वे में सेट करना कि हमारे पास काम की इंफॉर्मेशन आए, ना ही हमारे पास ऐसा हो जाए कि गलत जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आनी चाहिए थी इंफॉर्मेशन वो रिपोर्ट नहीं की गई, और ना ही ऐसा हो कि जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें रिपोर्ट करी जा रही है। तो इस तरह से हमें अपने सिस्टम को क्या करना है, मॉनिटर करके चलना है, ताकि सही रिपोर्ट्स हमें प्रोवाइड करे वो।
फिर आता है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। तो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी जो बैंक क्या कर रहे हैं, अभी यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, ऑटोमेशन हो जाएगी फॉर अर्ली रिव्यू। डेटा साइंस को यूज़ करके अनोमलीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को या अनयूजुअल एक्टिविटी को, और सारे पुराने डेटा को कंसोलिडेट करके सस्पिशियस ट्रेंड को क्या करेगा, निकालेगा। ठीक है, तो ये जो भी सिस्टम यूज़ करोगे उसमें क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर सके, और फिर अलर्ट कंसोलिडेशन मींस मल्टीपल अलर्ट को इकट्ठा करके सेम कस्टमर का वो क्या कर सकता है, अलर्ट भी उस मतलब एक कस्टमर के रिलेटेड सारे अलर्ट क्या करे, वो आपको एक जगह पे दिखा दे। इस तरह का फीचर होना चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन को बेटर वे में यूज कर पाए। पीयर ग्रुप एंड हिस्टोरिकल एनोमलीज डिटेक्शन, ऑटो क्लोजर ऑफ ट्रिवियल अलर्ट, तो इस तरह के सारे फीचर जो है इसमें होने चाहिए। देन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट प्रोपोजिशन एंड अप्रूवल। जो भी ट्रांजैक्शन आपको सस्पिशियस लग रही है उसको अप्रूव कैसे करा जाए। ठीक है, वेदर अ ट्रांजैक्शन इज फ्लैग्ड एज पोटेंशियली सस्पिशियस, whenever a transaction is flagged as potentially suspicious whether from a branch exception report या AML सॉफ्टवेयर। फिर क्या होगा, अगर कोई ट्रांजेक्शन लग रही है पोटेंशियली सस्पिशियस है, उसमें AML एनालिस्ट उस चीज को चेक करेगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन मंगाएगा और एक ओपिनियन उस चीज पे बनाएगा कि ये जो ट्रांजेक्शन है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में फाइल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर जब उसने कर दिया उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिसर होगा जो उस चीज को अप्रूव करेगा एंड साइन ऑफ ऑन द सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, डॉक्यूमेंटिंग द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन कि किस बेसिस पे आप इसको सस्पिशियस मान रहे हो। तो STR को प्रिपेयर और फाइल कैसे करना है, फाइलिंग एंड STR रिक्वायर कंप्लीट एंड एक्यूरेट डिटेल। सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए उस अकाउंट के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, एंटिटी के बारे में, और की आइडेंटिफायर कि आपने उसकी आइडेंटिटी को कैसे वेरीफाई किया, और कॉम्प्रीहेंसिव ग्राउंड ऑफ सस्पिशन आपके पास होना चाहिए। डिटेल में आप उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओ कि आपने क्यों इस चीज को सस्पिशियस माना। ठीक है, तो ये सारा डेटा क्या करेगा, FIU इंडिया की मदद करेगा ताकि वो देख सके कि क्या नेक्स्ट स्टेप लेने हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बताना है या नहीं बताना, और उस इंफॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन अगर इन्वेस्टिगेशन होगी फर्दर तो उसमें हमारी दी गई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट क्या बन सके, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बन सके। ओके, तो समरी क्या होगी हमारी ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग की, कि आपको रूल्स जनरेट करने हैं ताकि AML सॉफ्टवेयर आपके लिए सही से ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट कर सके, ट्रेड बेस्ड के में भी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में भी। देन अलर्ट किस तरह से करना है ताकि फॉल्स पॉजिटिव आपके रिड्यूस हो सके, और रूल्स को फाइन ट्यून करना है ताकि जो एक्चुअली में रिपोर्ट होने वाला डेटा है वो आपका मिस ना हो जाए। ठीक है, फिर आ जाता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज कर सकते हो और STR का अप्रूवल का क्या प्रोसेस रहने वाला है। देन अब हम देखने वाले हैं कि कुछ केसेस कुछ जो हुए सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में और उसमें क्या क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी। ठीक है, तो कुछ केसेस हम देखने वाले हैं जो कि इनलैंड ट्रांजेक्शन में ही हुए हैं जहां पर सस्पिशन रेज हुआ था रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग। तो सबसे पहले आता है कॉमन रिमिटर्स और शेल एंटिटी। तो यहाँ पे मेन रेड फ्लैग क्या था कि डोरमेंट कंपनीज उन्होंने बनाई एंड देन डोरमेंट कंपनीज में सडनली हाई अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन होने लगी, हाई एक्टिविटी होने लगी टू द सेम रिमिटर, एंड शेल कंपनी जो थी वो उस एड्रेस पे स्टैब्लिश भी नहीं थी, फिजिकल प्रेजेंस भी उसकी नहीं थी। तो इस तरह से कुछ रेड फ्लैग्स रेज हुए एंड ऑब्जर्वेशन क्या उन्होंने मेनली लगाया कि इमीडिएट RTGS आउटफ्लोज, फंड्स मतलब जैसे ही पैसे आए साथ ही एक सेम पर्सन को ट्रांसफर करने लग गए, जैसे ही अमाउंट रिसीव हुई साथ ही क्या हो गया, उसका विड्रॉल हो गया। देन फंड्स साइकल्ड अमंग मल्टीपल अकाउंट्स शेयर्ड और इनवैलिड एड्रेसेस। जो फंड्स हैं वो जिन अकाउंट को भेजे गए उनमें
एड्रेसेस क्या थे, सिमिलर थे, मींस अकाउंट नंबर डिफरेंट है बट एड्रेस सेम है। और इन कुछ एड्रेसेस क्या थे, इनवैलिड भी थे, वो जेन्युइन एड्रेसेस भी नहीं थे। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन से क्या हुआ, फिर सस्पिशन रेज हुआ रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग। तो आप देख सकते हो कि कितना इन डिटेल जाके इस चीज़ को पकड़ा गया कि आपने एड्रेसेस को नोट किया, आपने ये देखा कि सेम पर्सन को हो रहा है, जैसे ही पैसे आ रहे हैं साथ ही ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कंपनी शेल है बट उस जगह पे एक्चुअली में वो प्रेजेंस, मतलब जो उसने एड्रेस दिया वहाँ पे एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। देन मनी लॉन्ड्रिंग रिलेट मेजर रिलेटेड, numerous small cash deposit, multiple demand draft to the same entity, pattern incompatible with the salaried profile, entity has negative public reputation। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक सैलरीड पर्सन था, उसने उसके अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन हो रही थी, स्मॉल कैश डिपॉजिट आ रही थी और डिमांड ड्राफ्ट हो रहे थे सेम एंटिटी को, मींस कैश डिपॉजिट सेम एंटिटी से आ रहा है एंड फिर डिमांड ड्राफ्ट भी सेम एंटिटी को जा रहा है, जो कि एक सैलरीड प्रोफाइल के पर्सन के अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन नहीं घूमनी चाहिए। और जिस एंटिटी से वो डील कर रहा था उसकी ऑलरेडी नेगेटिव रेपुटेशन थी रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग, तो इससे भी रेड फ्लैग रेज हुआ एंड देन इस चीज़ को फर्दर एनालाइज करके उसमें से देखा गया कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हो रही है या नहीं। मल्टीपल शेल एंटिटीज, इस तरह फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि एक नेटवर्क बना लिया मल्टीपल कंपनीज का, जिसमें सेम डायरेक्टर और एड्रेसेस देके बस कंपनी के नाम अलग अलग बना के, ताकि हम क्या कर सके, पैसे को इधर उधर घुमा सके, और एक्चुअली में वो कंपनी कोई रियल बिजनेस कर भी नहीं रही थी। फिर बेनामी ट्रांजेक्शन में रेड फ्लैग क्या रेज हो सकता है आपके पास कि स्मॉल अमाउंट के चेक डिपॉजिट कराए जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें से काफ़ी क्या हो रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं, तो फेक और नॉन एग्जिस्टेंस बिजनेस हो गया। प्रोपराइटर ऑल्सो एम्प्लॉयड, पॉसिबिलिटी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम। ठीक है, शेल एंटिटीज, नेग्लिजिबल एक्टिविटी देन सडन लार्ज वॉल्यूम, पहले बिल्कुल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, फिर सडनली क्या हो गया, लार्ज वॉल्यूम में एक्टिविटी होने लगी, तो वहाँ पे भी आपके लिए क्या होना चाहिए, रेड फ्लैग रेज होना चाहिए। फिर नो इकोनॉमिक रैशनल, मीन्स अगर एक पर्सन है उसने क्लेम किया कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है बट एक्चुअली में उसके अकाउंट उसके ट्रांजेक्शन में कोई स्टॉक ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही और एड्रेसेस भी गलत है, तो यहाँ पे भी रेड फ्लैग बैंक में क्या होना चाहिए, रेज होना चाहिए एंड देन उस चीज़ को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर ऐसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, तो ये केसेस में बेसिकली आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि क्या क्या पोटेंशियल रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस, तो यहाँ पे क्या हुआ कि XYZ एक प्रोपराइटर था, मैसेज XYZ एक कंपनी थी जिसका प्रोपराइटर मिस्टर ए है, उसने क्या बोला कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, जब वो उसने अपना करंट अकाउंट ओपन करवाया, फिर अकाउंट खोलने के 6 महीने में ही उसको बहुत ही लार्ज इनवर्ड RTGS आने लगे फ्रॉम 7 प्रोपराइटरशिप फर्म। ठीक है, 7 प्रोपराइटरशिप फर्म से उसको क्या आने लगे, RTGS आने लगे एंड फंड्स जैसे ही उसको रिसीव हो रहे थे साथ ही उसको वो क्या कर रहा था, रिमिट कर रहा था ओवरसीज टू 4 एंटिटीज, मीन्स 7 सेम एंटिटी से पैसा आ रहा है और 4 सेम एंटिटीज को वो फॉरेन पे पैसा भेज रहा है। जब ऑन साइट वेरिफिकेशन करी तो पता लगा फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती और प्रोपराइटर भी रीचेबल नहीं था जो नंबर दिया उससे। ठीक है, देन उन्होंने देखा डी डुप्लीकेशन प्रोसेस से कि 5 मोर करंट अकाउंट अंडर मिस्टर एज नेम वर ओपन, ठीक है, जिसमें से अलग अलग कंपनीज का नाम यूज करके उसने पर्सन ने अकाउंट बनाए हुए थे बट, और दूसरे में क्या था कि मिस्टर ए की ही फोटो यूज करके मिस्टर बी ने और मिस्टर सी ने अकाउंट बनाया था, तो इस तरह से बहुत डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंट भी चल रहा था। तो ये सारी चीज़ों के मतलब ये केस में ये सारी चीज़ें थी। और ये ट्रांजेक्शन को अलर्ट कैसे रेज हुआ, तो अलर्ट हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले तो हाई क्रेडिट थे इसलिए बैंक के माइंड में सस्पिशन रेज हुआ, इमीडिएट रिमिटेंस हो रही थी, ये चीज आपके माइंड में सस्पिशन थी। सेकंड, सेम ही पर्सन को हो रही थी, ठीक है, सेम रिमिटर थे। देन सम रिमिटर फर्म वर ऑल्सो रिसीविंग RTGS फ्रॉम अदर्स इन दिस ग्रुप एंड फर्म जो है रजिस्टर्ड एड्रेस पे नहीं थी और प्रोपराइटर कॉन्टेक्टेबल नहीं था। तो ये सारी चीजें क्या थी, आपकी रेड फ्लैग थी केस में। आपको मेन चीज क्या देखनी है कि रेड फ्लैग क्या था।
फिर ऐसे ही एक और केस हुआ जहां पर मेसर्स एबीसी लिमिटेड है, जिसमें डायरेक्टर कौन है, मिस्टर ए और बी, जिन्होंने क्लेम किया कि वो मशीनरी, टूल और हार्डवेयर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और 1 साल से ज़्यादा में उनके अकाउंट में 5% ऑफ डिक्लेयर टर्नओवर के क्रेडिट थे। मींस अगर आपने 1 लाख की टर्नओवर क्लेम करी है तो आपके अकाउंट में 5% के भी क्या थे, से भी कम के क्रेडिट थे, ठीक है। फंड्स आर इधर सेंट ओवरसीज और टू डोमेस्टिक एंटिटीज, जो पैसे आ भी रहे हैं उसको आप भेज रहे हो ओवरसीज या डोमेस्टिक एंटिटी को, और कंपनी अवेलेबल भी नहीं थी एग्जिस्टेंट एड्रेस के ऊपर, और द अदर टू अकाउंट एट सेम ब्रांच रिसीव सिमिलर आरटीजीएस क्रेडिट फ्रॉम सेम रिमिटर। तो इस तरह से ये मतलब ऐसे पैसे घुमा रहे थे। तो यहाँ पे मेन रेड फ्लैग आपके लिए क्या रेज हुआ कि कॉमन सेट ऑफ रिमिटर, मीन्स यहाँ पे सबसे मेन चीज होनी चाहिए कि अगर सेम ही लोगों को पैसे आ रहे हैं, सेम ही लोगों से पैसे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए देखना जरूरी है कि क्यों हो रहा है, उस चीज को फर्दर इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। जितनी टर्नओवर है, क्या बैंक की ट्रांजेक्शन उस चीज से इनलाइन है या नहीं, ठीक है। जो लाइन ऑफ एक्टिविटी है बताई गई और जिस हिसाब से बैंक में एक्टिविटी हो रही है, क्या वो मैच हो रहे हैं या नहीं, कंपनी अपने एड्रेस पे एक्चुअली में अवेलेबल है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल वेरिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेक एड्रेसेस देकर वो क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स को ओपन करवा रहे हैं। और फिर मेन रेड फ्लैग क्या था कि जैसे उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी, उन्होंने क्या कर दिया, अकाउंट को क्लोज कर दिया। देन ट्रेड बेस्ड और अकाउंट क्लोज इन शॉर्ट स्पैन, तो छोटे से टाइम पीरियड में उन्होंने अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे भी एक केस हुआ जहाँ पे एबीसी एक कंपनी थी जिसमें मिस्टर ए डायरेक्टर थे, ठीक है, और 3 महीने के अंदर क्या होगा, 40 टाइम्स होगी उसकी टर्नओवर एज एज कम्पेयर टू द स्टेटेड टर्नओवर, और 2 महीने में 61 फॉरेन रिमिटेंसेज उन्होंने करी, जिसमें जिसकी अमाउंट भी क्या थी, 15 टाइम्स ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द डिक्लेयर टर्नओवर, और सारी रेमिटेंसेस जो थी 1 लाख यूएसडी से कम की थी। दस नो बिल ऑफ एंट्री रिक्वायर्ड, मीन्स यहाँ पे उन्होंने क्या करा, इंटेंशनली लिमिट के नीचे रख के ट्रांजेक्शन करी ताकि कोई रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट ट्रिगर ना हो। एंड द अकाउंट इज मेनली फंडेड बाय चेक्स ट्रांसफर एंड कैश, अनयूज्ड फंड आर विड्रॉन इन कैश, और जो भी पैसा अनयूज था उसको कैश में विड्रॉ कर लिया और 3 महीने बाद वो अकाउंट क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसमें मेन रेड फ्लैग क्या रेज हुए कि सबसे पहले टर्नओवर और ट्रांजैक्शन में मिसमैच था, सडनली ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ओवरसीज एक ही पर्सन को पेमेंट जा रही है। अगर एक पर्सन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है तो उसके मल्टीपल पर्सन होने चाहिए ना, बट उसकी एक ही पर्सन को जा रही है बार बार। देन हाई रिस्क इम्पोर्ट आइटम एंड हाई रिस्क डेस्टिनेशन कंट्री, आइटम भी हाई रिस्क, कंट्री भी हाई रिस्क, तो यहाँ पे भी रिस्क रेज हो गया। तो इस तरह से ये सारे क्या हो गया, आपके रेड फ्लैग्स हैं जिन चीज़ों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सस्पिशन अपने माइंड में रेज कर सकते हो। नो अदर बिजनेस एक्टिविटी, अकाउंट इनएक्टिव आफ्टर अ ब्रीफ फ्लरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। देन ऐसे ही केसेस रिलेटेड टू साइबर क्राइम और क्रिप्टो करेंसी, उस केसेस में अब जैसे आ गया WannaCry रैंसमवेयर अटैक 2017 में, तो थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को ग्लोबली इन्फेक्ट कर दिया था इस रैंसमवेयर अटैक ने, जिसमें रैंसम जो पे की गई थी वो किस में पे की गई थी, इन बिटकॉइंस टू अ पब्लिक बिटकॉइन वॉलेट, और हैकर्स ने क्या किया, जो ये बिटकॉइन थे इनको मूव कर दिया टू मल्टीपल ट्रांजेक्शन इनटू वेरियस एसेट फॉर्म, देन इसको क्या कर दिया, करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स पैसा बिटकॉइन में रिसीव करा, देन उसको अलग अलग जगह पे एसेट्स में इन्वेस्ट करके फिर वो एसेट को क्या कर दिया, सेल करके नॉर्मल करेंसी में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह क्रिप्टो करेंसी के थ्रू उन्होंने क्या करा, फंड्स को मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश करी, एंड अथॉरिटीज ब्लॉक द फंड $100 million बिफोर हैकर्स कुड रिट्रीव देम, डैमेजेस टू द अफेक्टेड टॉप्ड आठ $8 बिलियन, मतलब 8 बिलियन तक का उन लोगों ने इस चीज से फायदा उठाया था, एंड 100 मिलियन तक के फंड को फिर भी अथॉरिटीज ने ब्लॉक करके फ्रीज कर दिया ताकि वो उसको रिट्रीव ना कर पाए, ठीक है। देन देन अगला आता है क्रिप्टो करेंसी वन कॉइन यूरो फ्रॉड। तो यहाँ पे क्या फ्रॉड किया गया, एक कंपनी थी कंट्री ए में जिसके 4 शेयर होल्डर थे, ठीक है, 2 लोकल 2 फॉरेन कंट्री में, और यह क्या करते थे, ऑनलाइन ट्यूटोरियल सेल करते थे कि वन कॉइन में इन्वेस्ट कैसे करो।
और जो एक शेयर होल्डर था उसका क्या था, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था और उसने टैक्सेस भी पे नहीं किए हुए थे। फिर डेटा एनालिसिस से क्या पता लगा कि वन कॉइन और एक फर्म है कंट्री सी में जिसमें लोकल अथॉरिटी ने बैन किया हुआ है बिजनेसेस को, ठीक है। तो ये सारी, ये भी एक रेड फ्लैग होगा कि बिजनेस बैन किया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे रेड फ्लैग क्या आ गया कि जो शेयर होल्डर है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, राइट। उसके बाद फंड फ्रॉम कंट्री ए वर सेंट अब्रॉड अंडर डिस्गाइज ऑफ पेमेंट टू ज्वेलर इन कंट्री बी। मतलब कुछ ऐसे दिखा के कि ज्वेलर को पेमेंट कर रहा हूँ, ऐसे करके उन्होंने फंड्स को ट्रांसफर किया हुआ था। और मार्केट कैसे कर रहे थे कि हम क्रिप्टो के बिजनेसेस में हैं और यूरो में पैसा रेज करके ग्लोबली विया अकाउंटिंग एजुकेशनल पैकेजेस में पैसा दिखा के वो क्या कर रहे थे, पैसे को इधर उधर घुमा रहे थे। जबकि हमारा मेन जो इसमें जो पैसा लिंक था वो क्या था, क्रिमिनल रिकॉर्ड से लिंक था। कि क्रिमिनल एक्चुअली एक पर्सन था जो फेक एजुकेशन की अपना बिजनेस दिखा के अपने क्रिमिनल प्रोसीड को क्या कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा भिजवा के अपना पैसा क्या कर रहा था, क्लीन करने की शो शो कर रहा था, ठीक है। तो ये केस हो गया आपका क्रिप्टो करेंसी वाला कि इस तरह से कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की उन्होंने। देन साइबर अटैक थ्रू स्विफ्ट हाइस्ट, तो एक ये केस है हमारे पास जहाँ पे क्या हुआ, 2017 में एक एशियन कंपनी थी कंट्री ए में जो कि मल्टी लेयर साइबर अटैक का विक्टिम बन गई। इसमें हैकर्स ने क्या किया, यूजर अकाउंट को और कॉम्प्रोमाइज कर लिया एंड इशूड 31 फ्रॉडुलेंट स्विफ्ट ट्रांसफर टू 21 बैंक इन 9 कंट्रीज। मतलब 21 बैंक में उन्होंने फ्रॉडुलेंट स्विफ्ट ट्रांसफर कर दिए यूजर के अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज करके। एंड अटैक टाइमिंग एक्सप्लॉइटेड अ लॉन्ग हॉलीडे क्लोजर, मीन्स एक हॉलीडे क्लोजर के पीरियड को यूज करके हैकर्स ने क्या किया, पैसे को ट्रांसफर कर दिया कस्टमर के अकाउंट में से। एंड द बैंक्स ट्रेड एंड कंप्लायंस टीम रिएक्टेड क्विकली ब्लॉकिंग मोस्ट फंड एट रिसीविंग बैंक एंड प्रॉम्प्ट। मतलब जैसे ही एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हुए उनको पता लग गया कि फ्रॉड हुआ है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, फंड्स को ब्लॉक करवा दिया ताकि इनका कोई मिसयूज ना कर सके, ठीक है। तो ये किस तरह, ये कैसे हो पाया, जब आपस में उनकी क्या थी, कोऑपरेशन थी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही थी, राइट। प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग टू एफआईयू एंड मल्टी कंट्री कोऑर्डिनेशन रिजल्टेड इन फ्रीजिंग द रेस्ट ऑफ द स्टोलन फंड। तो आपस में कोऑपरेशन की वजह से क्या हो गया कि इस मनी लॉन्ड्रिंग को के प्रोसीड को फ्रीज करने में वो सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। अब देख लेते हैं एएमएल मॉनिटरिंग एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। तो फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए एएमएल में कैसे मॉनिटरिंग करनी है ये हम देखेंगे। सो फ्रॉड कैसे होता है, उस फ्रॉड पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू बैंक ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग कैन हेल्प डिटेक्ट नॉट ओनली मनी लॉन्ड्रिंग बट ऑल्सो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी एंड सम अलर्ट सिनेरियोज like large transaction in new account mismatch of declared information may reveal both money laundering and fraud। तो मनी लॉन्ड्रिंग को भी डिटेक्ट कर सकते हैं मॉनिटरिंग के थ्रू एंड फ्रॉड को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं जब हम अच्छे से ट्रांजेक्शन को क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ फ्रॉड्स के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया कस्टमर इंड्यूस्ड फ्रॉड्स। तो इसमें मेनली इंडिकेटर क्या रहेंगे कि अगर कम पीरियड में अकाउंट को क्लोज कर दिया या जैसे ही फंडिंग आई साथ ही विड्रॉल कर लिया, या थर्ड इंडिकेटर क्या हो सकता है कि हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन हो रही है दूसरे ब्रांचेस से, या फिर काफी हाई ट्रांजेक्शन में एटीएम के विड्रॉल्स हो रहे हैं और रेंटेड एड्रेस पे प्रेमाइसिस का मतलब एड्रेस प्रूफ दिया हुआ है ताकि कुछ परमानेंट एड्रेस भी नहीं है। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, इंडिकेटर हो सकते हैं फ्रॉड के। देन फ्रॉडलेंट आरटीजीएस वॉक इन कस्टमर। तो यहाँ पर क्या होगी, कुछ केसेस हैं हम पढ़ने वाले जो कि बता रहे हैं कि कैसे कैसे फ्रॉड किए गए कस्टमर ने। सबसे पहले आ गया आरटीजीएस के बारे में। तो एक डोरमेट अकाउंट ओपन किया गया जिसमें 2 महीने के अंदर ही उस पर्सन ने क्या किया, नॉमिनल डिपॉजिट करवाए जो कि उसके ट्रेडर की प्रोफाइल से मैच नहीं हो रहे थे और सडनली उसमें आरटीजीएस ट्रांजेक्शन की होने लगी हाई वैल्यू के, और उन ट्रांजेक्शन को साथ ही क्विकली क्या कर लिया, उसने एटीएम में विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे आपके दो रेड फ्लैग क्या हो गए, एक तो हो गया कि आपका प्रोफाइल से मैच नहीं हो रहा, ठीक है, दिस इज योर रेड फ्लैग। देन हाई वैल्यू है एज कम्पेयर टू योर बिजनेस या इनएक्टिव अकाउंट के कंपेरिजन में। देन थर्ड रेड फ्लैग क्या होगा कि साथ ही आप क्या कर रहे हो, उस चीज को विड्रॉ कर रहे हो। तो इतने रेड फ्लैग होने के बाद यहाँ पे आपकी क्या होनी चाहिए, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग होनी चाहिए।
फिर फ्रॉडुलेंट आरटीजीएस, करंट अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप। तो इस केस में रेड फ्लैग क्या थे? कोई भी रियल प्रमाइसेस थी नहीं, ठीक है। देन कैश विड्रॉल हो रहे थे सारे। उसके बाद थर्ड रेड फ्लैग के उनको क्या रेज हुआ कि ट्रांजेक्शन पैटर्न जो है वो ऑक्यूपेशन के साथ मैच नहीं हो रहा। एंड फोर्थ, डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने वेरीफाई नहीं किया था। देन थर्ड आ गया करंट अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म, डिक्लेयर्ड लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब उसने डिक्लेयर क्या किया, वो गारमेंट ट्रेडर है और इनिशियल फंडिंग सेविंग अकाउंट से आई। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन मल्टीपल नेफ्ट क्रेडिट लेबल्ड एज ड्यूटी ड्रॉबैक बट नो अपेरेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी। उसको ड्यूटी ड्रॉबैक आ रहा है बट ऐसी कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी ही नहीं हुई उस बंदे की, तो ये एक रेड फ्लैग रेज होता है, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक उसी पर्सन को आएगा जिसने कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील किया हो। देन सबमिटेड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट मेंशन गुड्स लाइक कॉटन पॉलिएस्टर नॉट मैचिंग गारमेंट बिजनेस, मीन्स गारमेंट का बिजनेस दिखा रहा है बट वो एक्सपोर्ट कर रहा है कॉटन को, पोलिएस्टर को, ठीक है। तो ये मैच नहीं हो रहा उसके बिजनेस के साथ, तो यहाँ पर एक रेड फ्लैग रेज होता है। उसके बाद कस्टमर इंस्ट्रक्ट बैंक टू ब्लॉक दी अकाउंट, कस्टम डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन आती है कि आप ये अकाउंट को ब्लॉक कर दो। तो इस तरह के रेड फ्लैग रेज होने के बाद आपको क्या करनी है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, मनी मूल्स। वो कह रहे हैं कि कस्टमर क्या करेंगे, मनी मूल्स को यूज करेंगे किसके लिए, टू मूव फ्रॉडुलेंट और इलिसिट प्रोसीड फॉर अ कमीशन। मीन्स एक पर्सन को आपने बोला कि तू मेरे पैसे यहाँ से इधर ट्रांसफर कर दे, मैं तुझे थोड़े से पैसे दे दूंगा उसमें से, ठीक है। तो म्यूल रिक्रूटमेंट में हैपन विया स्पैम ईमेल और फेक जॉब एड्स। जैसे थर्ड पार्टी ऑलवेज हैंडल द अकाउंट, एक्चुअल ओनर इज एब्सेंट। जो भी अकाउंट है उसको मतलब नेम किसी और का है बट एक थर्ड पार्टी यूज करी है, तो ये इंडिकेटर है मनी म्यूल का। सेकंड इंडिकेटर क्या है मनी म्यूल का आपका, कि अकाउंट होल्डर क्या है, अनरीचेबल है या अनविलिंग है ट्रांजेक्शन को डिस्कस करने के लिए। फिर ट्रांजेक्शन जो है इनकंसिस्टेंट है विद द बिजनेस और प्रोफाइल। फोर्थ क्या आ गया, डिपॉजिटर से कंप्लेंट आई हु रिस्पॉन्डेड टू सस्पिशियस जॉब और लॉटरी एड, ठीक है। तो ये इंडिकेटर हो गया। देन आ गया स्टाफ रिलेटेड फ्रॉड, मतलब बैंक चाहे कितने भी अपने इंटरनल चेक लगा ले, फ्रॉड कंट्रोल लगा ले, बट स्टिल इनसाइडर फ्रॉड भी हो सकता है। तो उसके कुछ वार्निंग साइन या इंडिकेटर क्या हो सकते हैं, लाइक अगर किसी स्टाफ मेंबर का लैविश या अनएक्सप्लेन लाइफस्टाइल है, कि उसको इतनी अर्निंग हो कैसे रही है एज कम्पेयर टू हिज जो भी बैंक से उसको अर्निंग हो रही है उसके हिसाब से उसका लाइफस्टाइल जो है मैच नहीं हो रहा। सेकंड आ गया इंडिकेटर कि अवॉइडेंस ऑफ टेकिंग लॉन्ग लीव, मतलब वो बैंक का पर्सन जो है वो लॉन्ग लीव पे नहीं जा रहा, क्योंकि क्योंकि उसको डर है कि पीछे से उसकी एक्टिविटी जो है फ्रॉड सामने ना आ जाए, ठीक है। देन थर्ड क्या हो गया, रिपीटेड रूल ब्रेकिंग और नेग्लिजेंस या मेकिंग फ्रीक्वेंट डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ अदर। तो ऐसी चीजों में क्या हो सकता है, आपको इंडिकेशन एक आती है दैट दिस पर्सन माइट बी इन्वॉल्व इन व्हाट, इनसाइडर फ्रॉड, ठीक है। देन स्टाफ कलूजनेस मीन स्टाफ लोग मिलके भी दो लोग मिलके भी क्या कर सकते हैं, बैंक पॉलिसीज का क्या कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक पर्सन है जो कि मैनेजर है और एक एंट्री लेवल पे पर्सन है, ये लोग आपस में मिलके इन्होंने आपस में सेटिंग कर ली और रूल्स को क्या कर रहे हैं, ये तोड़ के या क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। देन कॉमन प्रिकॉशंस ऑन न्यू अकाउंट, जब भी एक न्यू अकाउंट ओपन होगा तो वहां पे आपको क्या सेफगार्ड लेने हैं। सबसे पहले न्यू अकाउंट नोटेशन ऑन चेक, न्यू अकाउंट मतलब जो भी चेक बुक इशू होगी न्यू अकाउंट को तो वहां पे लिखा होना चाहिए न्यू अकाउंट, ताकि हम ट्रांजेक्शन को देख सके कि क्या एक नए अकाउंट के हिसाब से ये ट्रांजेक्शन की वैल्यू जेन्युइन है या नहीं। देन सिस्टम अलर्ट रेज होना चाहिए न्यू अकाउंट के लिए, हाई लेवल अप्रूवल होना चाहिए लार्ज पेमेंट के लिए अगर आपका अकाउंट जो है वो न्यू है। देन इनहेंस स्क्रूटनी ऑफ सब्सटेंशियल ट्रांजेक्शन, carefully examining instrument prior dated prior to the account opening, means अकाउंट ओपन से पहले वाले डॉक्यूमेंट अगर आपको हो रहे हैं इशू, जैसे चेक उसने इशू, मतलब चेक तो वो कैसे इशू करेगा, या कुछ भी ऐसे इनवॉइसेस हो गए या कुछ भी अगर आ रहा है प्रायर टू अकाउंट ओपनिंग डेट तो उसको ध्यान से देखना है। एंड देन वेरीफाइंग ड्रॉअर ड्रॉइंग बैंक इफ नीडेड। तो यहाँ पे आपके समरी आ गई कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, साइबर में क्या क्या इंडिकेटर हो सकते हैं, फ्रॉड प्रिवेंशन में कैसे आप आपस में
रूल्स लगा सकते हो, फ्रॉड के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, इंटरनली क्या क्या कमियां हैं जिसके थ्रू क्या हो सकते हैं, आप पता लगा सकते हो कि इनसाइडर फ्रॉड तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी जहाँ से आप क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करके यू कैन प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है आज का, दैट इज मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। तो पीएमएलए एक्ट के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करने की उन्होंने प्रोविजन लगाई थी। हमने पढ़ा था कि 5 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है ट्रांजेक्शन का, ताकि एविडेंस के लिए उसको यूज किया जा सके। तो रिकॉर्ड में क्या क्या आएगा, फुल ट्रांजेक्शन डिटेल आपको रखनी है इस तरह से ताकि रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके ट्रांजेक्शन को। एंड देन इंक्लूड ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड टू एफआईयू, आपने उसको जो जो ट्रांजेक्शन एफआईयू को रिपोर्ट किया वो आपको अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। देन आरबीआई फर्दर इंडिकेट्स that all background documents, office record or memos related to suspicious transaction must be retained। ठीक है, then each transaction should contain, हर ट्रांजेक्शन में उसका नेचर होना चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए, डेट और पार्टीज की डिटेल होनी चाहिए। आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स भी आपको मेंटेन करके रखने हैं ताकि बेनिफिशियल ओनर्स अगर आइडेंटिफाई करना हो तो वो भी हो सके। एंड आरबीआई की क्या है इंस्ट्रक्शन, वो भी क्या कहता है, एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट आप रिटेन करके रखो। और डॉक्यूमेंट क्या मेंटेन करने हैं आपको, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, ईमेल्स हुई हैं, कम्युनिकेशन हुई है विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या कस्टमर, उसको रिटेन करो। और एफआईयू को रिपोर्ट जो जो सबमिट की गई है वो भी रिकॉर्ड रिटेंशन में आपको कवर करनी है। की पॉइंट क्या है कि जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कस्टमर के रिगार्डिंग, चाहे कुछ भी अमाउंट हो, कुछ भी रिस्क हो, कोई भी कैटेगरी हो, वो आपको मेंटेन करके रखना है। पीरियड ऑफ रिटेंशन क्या आपका रहने वाला है, 5 साल का रहने वाला है। थ्रू द स्टार्ट डेट वेरीज बाय रिकॉर्ड टाइप, सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उससे 5 साल तक आपको वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। और केवाईसी का डॉक्यूमेंट आपको कब रखने हैं, 5 साल कब से, जब उसने अकाउंट क्लोज कर दिया या उस कस्टमर से आपका जो भी बिजनेस रिलेशनशिप था वो सीज हो गया, उसके खत्म होने से 5 साल के बाद आप 5 साल तक आपको उसका केवाईसी डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना है। अदर डॉक्यूमेंटेशन भी सेम, सेसेशन ऑफ रिलेशनशिप और क्लोजर ऑफ अकाउंट तक मेंटेन करना है। और अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है या आपका क्या हो रहा है, इफ लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग आर अंडरवे, तो रिकॉर्ड कब तक मेंटेन करना है, जब तक उस चीज का फाइनल कंक्लूजन नहीं हो जाता। एंड जहाँ पे कोर्ट केसेस पेंडिंग है तो वहां पर जब तक जजमेंट की डेट नहीं आ जाती तब तक आपको वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। रिकॉर्ड मेंटेन किस वे में करना है आपको, जैसा रूल्स में स्टेट होगा, जिस फॉर्म में, जिस मैनर में, जो भी उन्होंने बोला है उस वे में आपको उसको मेंटेन करके रखना है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जैसे भी आप मेंटेन करोगे वो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ होगी आपकी रिकॉर्ड कीपिंग की समरी कि कैसे कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। ट्रांजेक्शन डिटेल, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट। पीरियड ऑफ रिटेंशन क्या हो गया आपका, ट्रांजेक्शन डेट से लेकर अकाउंट क्लोजर की डेट तक 5 साल। मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है, जैसा भी आपको रूल्स में बोला गया है। एंड विद दिस योर टॉपिक इज ओवर। तो हमने ये टॉपिक में काफ़ी डिटेल में समझा है कि क्या क्या रिपोर्टिंग आपको करनी है, बैंक के ऊपर क्या रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है, क्या मॉनिटरिंग की ऑब्लिगेशन है, एंड क्या आपके ऊपर फर्दर ऑब्लिगेशन है रिगार्डिंग रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ठीक है,